आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़ी लोकतंत्र के बारे में। यह कैसे काम करता है, कैसा सिस्टम होता है, कैसे एक देश को चलाया जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की नींव कैसे रखी गई। सबसे पहले आधुनिक काल में लोकतंत्र द्वारा वोटिंग कर सरकार बनाने की परंपरा ब्रिटेन में 1688 से 1689 के बीच में शुरुआत हुई थी, राजशाही खत्म करने के लिए। उसके बाद अमेरिका फ्रांस में भी हुआ। हम सबको पता है हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को ऑपरेट करती थी। भारत की आजादी बहुत ही संघर्षशील रही थी, जिसमें बहुत सारे नेता, आम लोग के सारे आंदोलन हिंसा और अहिंसा दोनों रूपों में किया गया था। उस समय के कुछ प्रमुख नेताओं ने अहम भूमिका निभाई थी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी नेता शामिल थे। अंग्रेजी शासन खत्म होते समय देश दो टुकड़ों में बंट जाता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद होता है। आप आजाद हैं इस मुल्क पाकिस्तान में। और 15 अगस्त 1947 को भारत। आजादी बाद 50% जनता पढ़ी लिखी थी और 50% नहीं, जिसमें अधिकतर महिलाएं थीं। देश में बहुत बड़ी बड़ी संकटें थी, गरीबी, अशिक्षा, इंडस्ट्रीज का ना होना और भी बहुत कुछ। लेकिन सबसे बड़ी संकट थी देश में लोकतंत्र व्यवस्था पूर्ण रूप से ना होना। उस समय देश का पहला बजट कुल 197 करोड़ था, जिसमें 35 करोड़ जनता वाले देश को चलाना बहुत ही मुश्किल का काम था। जवाहरलाल नेहरू बिना चुनाव के प्रधानमंत्री बनते हैं। हालांकि आजादी मिलती है तो उस समय के कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं की आपसी बैठक में वोटिंग की जाती है देश चलाने के लिए, जिसमें दो लोगों को प्रमुख रखा गया, नेहरू जी और सरदार पटेल जी को। जिसमें कांग्रेस में 15 प्रांतीय कांग्रेस समितियों के प्रतिनिधि थे। 15 प्रांतीय नेताओं का समर्थन में से 13 वोटिंग सरदार पटेल को मिलती है और 1 से 2 नेहरू जी को। और बाद में किन्हीं कारणों की वजह से नेहरू देश के पीएम बनते हैं। गांधी जी भी यही चाहते थे। इन्हीं के कहने पर सरदार पटेल जी पीछे हटते हैं और उन्होंने इस बात का विरोध नहीं किया। इस चीज के लिए वो मान भी जाते हैं और उन्हें गृह मंत्री बना दिया जाता है और नेहरू जी को प्रधानमंत्री। हालांकि नेहरू जी विदेश में पढ़े थे और डिप्लोमेट को अच्छे तरीके से समझते थे। एक कारण ये भी माना जाता है। अब बारी थी देश को संवैधानिक रूप से चलाना और लोकतंत्र की स्थापना करना। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को यह काम सौंपी जाती है और इनके साथ 7 लोग और भी थे इस काम में। और इस काम को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में पूरा कर 26 जनवरी 1950 को भारत में पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर दिया गया। और अब बारी आती है भारतीय इतिहास की सबसे पहली चुनावी प्रणाली लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कर सरकार बनाने की। और 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तारीख तक पूरे भारत में कुल 489 सीटों पर चुनाव की जाती है, जो पूरे भारत में लगभग 1,96,084 वोटिंग बूथ थे। हालांकि उस समय कांग्रेस का बोलबाला था और वो जीत कर सत्ता में वापस आती है और जवाहरलाल नेहरू फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं। उस समय आरएसएस की भारतीय जनसंघ अखिल भारतीय सीपीआई मैदान में उतरती है और जनसंघ आगे चलकर बीजेपी बनी। ये तो रहा देश में कैसे लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। अब समझते हैं पॉलिटिक्स सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्या भूमिका होती है इन नेताओं की और क्या महत्व है आम जनता की। इस पॉलिटिक्स को डिटेल में समझेंगे, आप बने रहिए। मैं नितेश गुप्ता अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक देश को चलाने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होता है, जहां पर हमारे पास एक सेंटर लेवल की गवर्नमेंट और एक स्टेट लेवल का गवर्नमेंट है। अब सेंटर लेवल गवर्नमेंट बनाती है पार्लियामेंट, जिसे हम संसद भवन कहते हैं, जो 2 हाउसेस से बनता है। पहला है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। और इन 2 हाउसेस को कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब MP। वही स्टेट लेवल गवर्नमेंट बनाती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधानसभा भी कहते हैं। और इसके सारे मेंबर को कहा जाता है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब MLA। स्टेट लेवल पर MLA और सेंटर लेवल पर होते हैं MP। फिर चुनाव टाइम जिस पार्टी के ज्यादा MP होते हैं या गठबंधन कर अपनी पार्टी का PM चुनते हैं। फिर गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर बनते हैं और फिर मंत्री पदों को नियुक्त कर सरकार बना ली जाती है। भारत में बहुत सारे सिस्टम होते हैं ऑपरेट करने के लिए, जैसे अंदरूनी सुरक्षा के लिए IAS, DM, SP, यह डिस्ट्रिक्ट संभालते हैं। इसमें और भी छोटी पदें होती हैं। सीमा सुरक्षा के लिए सेना, नेवी, एयरफोर्स और सीक्रेट ऑपरेशन करने के लिए राव जैसे और भी एजेंसियां हैं, जो होने वाली बाहरी खतरे को पहले ही जानकारी देती है। देश में टोटल गवर्नमेंट सर्विस 1.4 करोड़ से लेकर 1.9 करोड़ तक सरकारी कर्मचारी हैं और बाकी लोग अपना काम धंधा करके रोजी रोटी चलाते हैं। देश का एक अपना बजट होता है,
जो हर साल फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बजट को पेश करते हैं। यह बजट देश की आर्थिक संपत्ति जैसे सोना, विदेशी मुद्रा कोष भंडार, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, खेती और सेवाएं पर आधारित होती हैं। जो 2026 में भारत का बजट 53.5 करोड़ लाख रुपया पास हुआ है। इसके आधार पर इंडियन गवर्नमेंट अपने बजट के हिसाब से रुपयों की प्रिंटिंग करती है, जो RBI के अंडर आती है। अब आप बोलोगे कि गवर्नमेंट रुपयों को छापती है तो ज्यादा से ज्यादा नोटों को प्रिंट कर देश का कर्ज, गरीबी क्यों नहीं दूर कर देती? तो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं करती गवर्नमेंट। ग्लोबल लेवल पे करेंसी की वैल्यू तभी होती है जो पूरे वर्ल्ड में उसका सामान का एक्सपोर्ट ज्यादा हो। उसकी GDP क्या है, उसकी ग्रोथ रेट क्या है, सर्विस सेक्टर कैसा है, मार्केट खुद तय करती है करेंसी की वैल्यू। जैसे US का डॉलर पूरे वर्ल्ड में यूज होता है तो उसका डिमांड पूरे वर्ल्ड में है, तो उसका करेंसी वैल्यू स्ट्रॉन्ग है। अगर गवर्नमेंट ज्यादा पैसों को छापती है तो मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगा और महंगाई बढ़ेगा, ग्लोबल डिमांड्स कम होंगे और पूरा इकोनॉमिक कोलैप्स कर जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि इन नेताओं के पास इतना पैसा आता कहां से है, इसको भी समझते हैं। और आप इस पूरे टॉपिक को तेरी पार्टी मेरी पार्टी के रूप में मत देखिएगा। यह देश का मुद्दा है। यह पैसा देश के डेवलपमेंट में काम आना था। ज्यादातर नेताएं या कोई पार्टी पैसे का जुगाड़ प्राइवेट कंपनियों से पार्टी फंड के रूप में लेती है। इसका भी एक लंबा प्रोसेस होता है। कंपनियां इलेक्टोरिक बॉन्ड्स SBI में बनवाकर सीक्रेट तरीके से अपने काम निकलवाने के लिए या अपने काम को कराने के लिए पार्टी ऑफिस में ले जाकर देती है। इस इलेक्टोरिक बॉन्ड पेपर पर कोई नाम नहीं होता, एक सीक्रेट कोड पेपर के ऊपर एक छुपा होता है। इसमें भी एक चीज की दिक्कत हो जाती है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति इसको लेकर किसी पार्टी ऑफिस में जा रहा है तो उसको कोई छीन कर कांग्रेस पार्टी ऑफिस में दे देता है तो वह उसका हो जाएगा। सीक्रेट इसलिए होता है क्योंकि वह जिस पार्टी को फंड करता है वह ना आकर कोई दूसरा पार्टी आती है तो उस पर किसी प्रकार का दबाव या संकट पैदा ना करे। और पॉलिटिक्स पार्टी के सबसे फेवरेट होते थे गुंडे। तो ये भीड़ इकट्ठा करने में माहिर थे, कैश भी बहुत ही अच्छे से इकट्ठा कर लेते हैं, ब्लैक मनी को मैनेज करना, उस समय बूथ कैप्चरिंग वगैरह भी बहुत होती थी, इन सब में ये माहिर थे। धीरे धीरे ये भी प्रोफेशनल होने लगे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण बीजेपी ने एक गेमिंग कंपनी से 1300 करोड़ की फंडिंग रेस किए थे। जन स्वराज पार्टी हाल ही में बिहार के चुनाव में लड़ी, इस पार्टी ने भी 241 करोड़ के फंड रेस किए थे। प्रशांत किशोर जी ने खुद ये बात बोला था, बिना पैसा का सत्ता में कुछ नहीं होता। नेताओं को इलेक्शन लड़ने से पहले अपना एफिडेविट सबमिट करना होता है ताकि हमें पता हो उसके ऊपर कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं, उसके एसेट्स कितने हैं, उसके फैमिली के पास कितना पैसा है। अब कोई भी नेता का स्टेटस गूगल पर सर्च करेंगे तो गूगल पर myneta.com पर सर्च करके देख सकते हैं। इलेक्टोरिक बॉन्ड्स का मुख्य उद्देश्य था कोई आम आदमी अगर चुनाव में खड़ा होता है, ईमानदार है तो लोग चंदा देकर उसका सपोर्ट करेंगे। इसका शुरुआत 2018 में हुई थी। अब आप समझ गए होंगे पॉलिटिकल डोनेशन और करप्शन गेम कैसे काम करता है। यह राजनीतिक पार्टियों को किसी रोजगार या धर्म से मतलब नहीं है, बस उन्हें राज करना है किसी तरह, मैदान में जीत कर। उनकी सरकार बननी चाहिए बस। हर बार आपकी पसंद का नेता तो जीतता नहीं होगा, कभी दूसरी कास्ट का भी नेता जीतता होगा, उस टाइम आपको मार कर भगा नहीं दिया जाता है। यह सब डर बनाने के लिए होता है। कोई बीजेपी में रहकर गौ मांस खाता है और राजनीति करता है तो कोई कांग्रेस में रहकर पूजा पाठ करता है। आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। आप नोटिस करेंगे आपके कास्ट का नेता जीत कर आता है तो वह भी काम नहीं करता, अपने पब्लिसिटी के लिए लोगों को लैपटॉप पकड़ा देता है, अपने कास्ट वालों को 30-35 लोगों को सरकारी नौकरी दिलवा देता है और बाकी लोग बिना मतलब का खुश रहते हैं। देखो हमारी सरकार है, एक्चुअली जो कास्ट वोट देता है वह उनके साथ भी धोखा करते हैं। जैसे ही पावर में आते हैं वो केवल अपने गुर्गों को ठेका दिलवाते हैं। जो पैसा उन्होंने वोट खरीदने में लगाए होते हैं वह निकालते हैं और अगली चुनाव की तैयारी करते हैं। और जो इन नेताओं के चक्कर में पड़कर हिंदू मुस्लिम करते हैं, अपना और अपने घर वाले का फ्यूचर खत्म कर देते हैं। आपकी समाज में इज्जत तब होती है जब आपके पास पैसा होता है, इसलिए नहीं कि कितने लोगों से लड़े हो अपने पार्टी को लेकर। सबसे बड़ा सवाल उठता है धर्म और कर्म युद्ध में क्या हम सबका कर्तव्य जीत पाएगा? इस पर धर्मराज युधिष्ठिर जी की एक बात याद आती है, कोई भी पुत्र, कोई भी पिता, कोई भी परिवार, कोई भी प्रतिज्ञा या कोई भी परंपरा राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकता। जय हिंद।